श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। महाराज, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि इस समय होली को लेकर लोगों के बीच दो मत बन गए हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि होली का दहन 2 मार्च को होना चाहिए, जबकि कुछ लोगों का मानना है कि 3 मार्च को। अब महाराज, भ्रम का कारण केवल पूर्णिमा तिथि ही नहीं है, बल्कि भद्रा का समय, चंद्र ग्रहण और सूतक भी चर्चा का विषय बने हुए हैं। ऐसे में स्वाभाविक है कि हर व्यक्ति यह जानना चाहता है कि आखिर होली का दहन कब करना उचित रहेगा। तो महाराज, सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि होली का पर्व केवल एक दिन का उत्सव नहीं है। यह होलाष्टक से प्रारंभ होकर भगवान नरसिंह के प्राकट्य उत्सव तक चलने वाला एक आध्यात्मिक काल माना जाता है। इस वर्ष होलाष्टक 24 फरवरी से प्रारंभ हो चुके हैं। होलाष्टक लगते ही विवाह, गृह प्रवेश, भूमि पूजन, नए व्यापार की शुरुआत जैसे मांगलिक कार्य रोक दिए जाते हैं। तो महाराज, अब प्रश्न यह आता है कि होलिका दहन के लिए सबसे उचित समय क्या रहेगा। तो सबसे पहली बात यह है कि इस बार फाल्गुन पूर्णिमा 2 मार्च को शाम 5:55 से प्रारंभ होकर 3 मार्च को शाम 5:07 तक रहेगी। यदि केवल पूर्णिमा तिथि को आधार माने तो 2 मार्च की रात्रि में पूर्णिमा मिल रही है, इसीलिए कुछ लोग उसी दिन होलिका दहन का पक्ष ले रहे हैं। लेकिन महाराज, दूसरी महत्वपूर्ण बात भद्रा की है। भद्रा को शास्त्रों में शुभ कार्यों के लिए वर्जित माना गया है। भद्रा 3 लोकों में रहती है, आकाश, पाताल और पृथ्वी। यदि भद्रा आकाश या पाताल में हो तो पृथ्वी पर शुभ कार्य किए जा सकते हैं, परंतु यदि भद्रा पृथ्वी लोक में हो तो शुभ कार्य करना अशुभ परिणाम दे सकता है। ऐसे में महाराज, इस वर्ष 2 मार्च को जैसे ही पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी, उसी समय भद्रा भी प्रारंभ हो जाएगी। भद्रा 2 मार्च की शाम से शुरू होकर 3 मार्च की प्रातः लगभग 5:28 तक रहेगी। इसका अर्थ यह हुआ कि 2 मार्च की रात्रि में पूर्णिमा तो है, परंतु भद्रा भी साथ में है। शास्त्रीय नियमों के अनुसार भद्रा में होलिका दहन नहीं किया जाता है। यही कारण है कि विद्वानों का एक वर्ग 2 मार्च की रात्रि को उचित नहीं मान रहा है। कुछ लोग ये तर्क देते हैं कि भद्रा के भी अलग अलग चरण होते, एक जैसे कि मुख, मध्य और पुच्छ काल में कार्य किया जा सकता है। यदि कोई रात्रि के बहुत देर तक जाग सकता है तो भद्रा के अंतिम भाग में होलिका दहन संभव है, परंतु व्यावहारिक रूप से यह कठिन होता है, क्योंकि आधी रात के बाद सभी को एकत्र करना आसान नहीं होता है। तो महाराज, अब 3 मार्च की स्थिति को समझते हैं। 3 मार्च की सुबह पूर्णिमा तिथि रहेगी। जो लोग उदया तिथि को महत्व देते हैं तो उदया तिथि में ही स्नान, दान, व्रत और पूजा का फल मिलता है। इसीलिए 3 मार्च को ही स्नान और दान करना शुभ रहेगा। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके पितरों को जल अर्पित करना, भगवान का स्मरण करना और घर के मंदिर में पूजा करना शुभ माना जाएगा। लेकिन 3 मार्च को चंद्र ग्रहण भी है। ग्रहण का समय दोपहर बाद से शाम तक रहेगा। ग्रहण से लगभग 9 घंटे पहले सूतक लग जाता है। सूतक काल में देव प्रतिमा का स्पर्श, पूजा, भोग आदि कार्य रोक दिए जाते हैं। इसलिए 3 मार्च को प्रातः 9:39 से पहले ही सभी पूजा कार्य संपन्न कर लेने चाहिए। उसके बाद सूतक आरंभ हो जाएगा। अब महाराज, कई लोगों का ग्रहण काल को लेकर भी भ्रम है। वास्तव में चंद्र ग्रहण एक खगोलीय घटना है। जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है और चंद्रमा पर पृथ्वी की छाया पड़ती है, तब चंद्र ग्रहण होता है। अब महाराज, मुख्य प्रश्न यह है कि होलिका दहन आखिर कब किया जाए। तो 3 मार्च को शाम 6:47 पर ग्रहण समाप्त होगा। उसके बाद स्नान करना चाहिए, घर और मंदिर की शुद्धि करनी चाहिए, वस्त्र बदलने चाहिए और फिर पूजा करनी चाहिए। यद्यपि पूर्णिमा तिथि 3 मार्च की शाम 5:07 पर समाप्त हो जाएगी, फिर भी प्रदोष काल में पूर्णिमा का प्रभाव माना जाता है। इस आधार पर कई विद्वान 3 मार्च की शाम को होलिका दहन करना उचित मानते हैं। इस प्रकार दोनों पक्षों के अपने अपने तर्क हैं। एक पक्ष कहता है कि 2 मार्च को पूर्णिमा रात्रि में है, परंतु भद्रा बाधक है। दूसरा पक्ष कहता है कि 3 मार्च को ग्रहण है, परंतु भद्रा समाप्त हो चुकी होगी और प्रदोष काल में दहन किया जा सकता है। अब महाराज, आप इसे ध्यान से समझे कि 3 मार्च की सुबह पूर्णिमा तिथि विद्यमान रहेगी। जो लोग उदया तिथि को प्रधान मानते हैं, उनके अनुसार 3 मार्च का दिन स्नान, दान, जप, तप और व्रत कथा के लिए मान्य रहेगा। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए। पवित्र भाव से अपने पितरों को जल अर्पित करना चाहिए।
भगवान का स्मरण करना चाहिए और घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित कर पूजा करनी चाहिए। तो महाराज अब हम दोनों पक्षों के तर्कों को स्पष्ट करते हैं। पहला पक्ष कहता है कि होलिका दहन पूर्णिमा की रात्रि में होना चाहिए। 2 मार्च की रात्रि में पूर्णिमा है, इसलिए उसी दिन करना उचित है। परंतु समस्या यह है कि उसी समय भद्रा भी पृथ्वीलोक में है, जो शुभ कार्यों में बाधक मानी जाती है। इसलिए 2 मार्च की रात को दहन करना शास्त्र सम्मत नहीं माना जा रहा है। और दूसरा पक्ष कहता है कि 3 मार्च को भद्रा समाप्त हो चुकी होगी। ग्रहण अवश्य है, परंतु ग्रहण समाप्ति के बाद शुद्धि कर प्रदोष काल में दहन किया जा सकता है। इस मत के अनुसार 3 मार्च की शाम 6:47 के बाद होली का दहन करना अधिक संतुलित और सुरक्षित निर्णय माना जा रहा है। अब महाराज कुछ लोग यह भी कहते हैं कि ग्रहण के दिन दहन नहीं करना चाहिए, परंतु यहां ध्यान देने योग्य बात यह है कि ग्रहण काल में कार्य वर्जित होता है, ग्रहण समाप्ति के बाद नहीं। यदि शुद्धि के नियमों का पालन किया जाए तो ग्रहण समाप्ति के बाद कार्य किया जा सकता है। इसलिए निष्कर्ष ये निकलता है कि 2 मार्च की रात्रि भद्रा के कारण बाधित है और 3 मार्च की शाम ग्रहण समाप्ति के बाद शुद्ध के साथ होलिका दहन संभव है। इसी कारण अधिकांश विद्वान 3 मार्च की शाम को दहन और 4 मार्च को रंगोत्सव मनाने का सुझाव दे रहे हैं। अब महाराज हम अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न पर आते हैं कि आम व्यक्ति क्या करे, क्योंकि हर कोई पंचांग लेकर बैठने वाला नहीं होता, हर कोई भद्रा के चरणों की गणना नहीं कर पाता और हर किसी के लिए आधी रात तक जागकर मुहूर्त का इंतजार करना भी संभव नहीं होता। इसलिए निर्णय ऐसा होना चाहिए जो शास्त्र सम्मत भी हो और व्यावहारिक भी। तो महाराज अब सबसे महत्वपूर्ण निर्णय यही है कि होलिका दहन कब किया जाए। 3 मार्च की शाम 5:07 पर पूर्णिमा तिथि समाप्त हो जाएगी, लेकिन शास्त्रों में प्रदोष व्यापिनी पूर्णिमा को भी मान्यता दी गई है। यदि पूर्णिमा प्रदोष काल को स्पर्श करती है तो उसका प्रभाव माना जाता है। तो इसीलिए 3 मार्च की शाम ग्रहण समाप्ति और शुद्धि के बाद लगभग 8 बजे के आसपास होलिका दहन करना उचित रहेगा। इस समय भद्रा समाप्त हो चुकी होगी और ग्रहण भी समाप्त हो चुका होगा और इसके बाद 4 मार्च को प्रातः रंगोत्सव मनाया जा सकता है। रंग खेलने, मिलन समारोह और उत्सव का आनंद लेने के लिए 4 मार्च को उपयुक्त दिन रहेगा। तो महाराज इस प्रकार दोनों पक्षों के तर्क स्पष्ट हैं। 2 मार्च पूर्णिमा रात्रि में है, परंतु भद्रा बाधक है। 3 मार्च भद्रा समाप्त है, ग्रहण है, परंतु समाप्ति के बाद दहन संभव है। तो सबसे संतुलित और शास्त्र सम्मत निर्णय यही प्रतीत होता है कि 3 मार्च की शाम ग्रहण समाप्ति के बाद होलिका दहन किया जाए और 4 मार्च को रंगोत्सव मनाया जाए। अब महाराज हम बात करते हैं कि ग्रहण के दौरान कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, गर्भवती महिलाओं को किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए और ग्रहण की समाप्ति के बाद कौन से कार्य करना चाहिए। तो महाराज ग्रहण के समय सबसे पहले तो यह समझना चाहिए कि सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण, उसे सीधे आंखों से देखना सुरक्षित नहीं होता है। यह बात सभी लोगों पर लागू होती है, चाहे वे पुरुष हों, महिलाएं हों या बच्चे हों। इसी के साथ गर्भवती महिलाओं के विषय में बात करें तो परंपरागत मान्यता है कि उन्हें ग्रहण के समय विशेष सावधानी रखनी चाहिए। कहा जाता है कि गर्भवती महिला को ग्रहण के दौरान बाहर नहीं निकलना चाहिए। इसी के साथ गर्भवती महिला को ग्रहण के समय किसी नुकीली वस्तु जैसे चाकू, कैंची या सुई का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसी के साथ गर्भवती महिला को ग्रहण के समय अधिक तनाव लेने से बचना चाहिए। उसे आराम से बैठना या लेटना चाहिए। धार्मिक ग्रंथ पढ़ना, मंत्र जाप करना या सकारात्मक संगीत सुनना लाभकारी माना जाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि गर्भवती महिलाएं ग्रहण के दौरान घबराएं नहीं, क्योंकि तनाव का असर शरीर पर पड़ सकता है। यदि डॉक्टर ने कोई विशेष दवा दी है या खान पान की सलाह दी है तो उसे उसी प्रकार जारी रखना चाहिए। ग्रहण के कारण नियमित दवाएं बंद करना सही नहीं है। सामान्य लोगों के लिए भी यह सलाह दी जाती है कि ग्रहण के समय अनावश्यक बाहर घूमने से बचें। इसी के साथ ग्रहण से पहले ही भोजन बनाकर रख ले और उसमें ग्रहण से पहले ही तुलसी का पत्ता तोड़ करके रख ले, ताकि ग्रहण की छाया आपके भोजन को प्रभावित न कर सके। इसी के साथ महाराज ग्रहण के समय पूजा पाठ करना वर्जित बताया गया है। आप इसके स्थान पर भगवान का नाम जप कर सकते हैं, मंत्र जाप कर सकते हैं या कोई भक्ति संगीत सुन सकते हैं।
अब महाराज बात करते हैं कि ग्रहण समाप्त होने के बाद क्या करना चाहिए। परंपरा के अनुसार जब ग्रहण समाप्त हो जाता है तो लोग स्नान करते हैं। स्नान को शुद्धि का प्रतीक माना जाता है। यदि स्नान न कर सके तो आपको मात्र ग्रहण समाप्त होने के बाद घर के सभी सदस्यों पर गंगा जल का छिड़काव कर देना चाहिए। इसे भी स्नान का रूप ही माना जाता है। इसी के साथ ग्रहण के बाद घर की साफ सफाई करें, मंदिर में दीपक जलाएं और भगवान की पूजा करें। इसी के साथ ग्रहण की समाप्ति के बाद दान भी किया जाता है, जैसे अन्न दान या वस्त्र दान। तो महाराज अभी तक आप सभी को यह स्पष्ट हो चुका है कि इस वर्ष होलिका दहन किस समय करना उचित रहेगा। इसी के साथ ग्रहण के दौरान हमें किन विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए, किन नियमों का पालन करना चाहिए और ग्रहण की समाप्ति के बाद हमें कौन से कार्य करना चाहिए। यदि आपको यह जानकारी उचित लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय या हर हर महादेव जरूर लिखें।